जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं पीवीआर नरसिम्हा राव जी, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं और वैदिक एस्ट्रोलॉजर डॉट ओआरजी वेबसाइट है, जिस पर आप उनके प्रेडिक्शंस और अगर कोई कंसल्टेशन या इस तरह का कुछ है, तो आप उनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। एक बार फिर से हमारे शो पर मौजूद हैं। बहुत-बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार अंबर जी। नमस्कार आपको और आपके सारे दर्शकों को भी। बहुत धन्यवाद। सर, बहुत कुछ हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकली या फिर पॉलिटिकली दुनिया भर में हमने काफ़ी कुछ देखा। अमेरिका की अगर बात करें, अमेरिका में काफ़ी कुछ हुआ। और प्रेज़िडेंट ट्रंप की बात करते हैं तो उन्होंने 800 जनरल और एडमिरल को भी कॉन्टैक्ट में बुलाया था और ये सारी चीज़ें हो रहे थे। तो सर, अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, उसका नाम भी बदल गया, उसको डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया गया। आखिर क्या होने वाला है? और अब फाइनली प्रेज़िडेंट ट्रंप और शी जिनपिंग की भी मुलाकात होने वाली है। ये बहुत ही नाजुक नाजुक मुकाम है वर्ल्ड के लिए। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था, ये दुनिया जो है इस तरह के जियोपॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है जो शायद 1000 साल में 2000 साल में एक बार होता है। ये 2020 से लेकर 2036 का जो टाइम है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड क्रेजी टाइम है। इस टाइम में चीज़ें जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, वो हो सकते हैं। इस तरह उस तरह का समय है ये 2020 से लेकर 2036 का टाइम। और ट्रम्प जी की बात करें तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये पीस पीस प्रेसिडेंट हैं, इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए। और वो क्लेम करते हैं कि अभी 8 या 9 वार को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। मगर जो सेकंड टर्म जो जो सेकंड टर्म उन्हें मिला था, वो शायद डीप स्टेट के साथ कुछ समझौता करने से मिला था। जो उन पर ऑल दोज़ लिटिगेशंस जो भी केस थे उन पे, वो डूब सकते थे। मगर उन्हें बचाया गया था कि वो डीप स्टेट का काम कर सकें दूसरे टर्म में। और क्योंकि उनका ये इमेज है कि वो पीस के प्रेसिडेंट हैं, अगर वो डीप स्टेट के साथ मिलके जो भी डीप स्टेट दुनिया में करना चाहता है, उसे बढ़ावा देने के लिए वो अगर उनका हाथ मिल जाए तो ये आसान हो जाएगा। और एक बात है, उनका एक इमेज है कि वो अनप्रेडिक्टेबल हैं, वो वेरी टेम्परामेंटल है, स्पॉन्टेनियस है, जो भी मन में आता है कुछ फ़िल्टर के बिना कर बैठते हैं। वो इमेज अच्छा है डीप स्टेट के लिए। जो भी डीप स्टेट दुनिया को हिलाना चाहता है, जो भी पिछले इक्विलिब्रियम को बर्बाद करके नया इक्विलिब्रियम को खड़ा करना चाहता है डीप स्टेट, उसके लिए ये एक अच्छा आदमी है। क्योंकि वो इमेज जो है, लोगों को ऐसा लगेगा कि ये कुछ बक रहा है या कुछ जो भी मन में आ रहा है वो कर रहा है। मगर कुछ वो भी एलिमेंट है, मगर एक एलिमेंट ये भी है कि जो भी लॉन्ग टर्म चेंज डीप स्टेट लाना चाहता है, उसमें ट्रम्प एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। और जो भी हम देख रहे हैं अभी-अभी, जो भी चीन के साथ कुछ टेंशन्स बढ़ रहे हैं और साउथ ईस्ट चाइना सी में भी कुछ टेंशन्स बढ़ रहे हैं। और वेनेजुएला को लेके वहाँ एक ड्रग्स का प्रॉब्लम ज़रूर है, मगर उसको बड़ा दिखा के वेनेजुएला में कुछ मिलिट्री एक्शन लेने की कोशिश रही है। इ इस तरह मुझे ऐसा लगता है 2027, 2028, 29 इज़ अ क्रेज़ी टाइम। सो 2025-26 में कुछ सीड्स बेसिकली कुछ बीज लगाएँगे वार के। दुनिया में हर जगह पे युद्ध होने के लिए जो भी बीज चाहिए, उन बीजों को बेसिकली अभी लगाएँगे। और 27, 28, 29 में जो भी दुनिया दुनिया के हर कोने में चालू है, वो बढ़ जाएगा। और एक बात भी है, जो टेक्नोलॉजी में एक एडवांसमेंट रहा है पिछले 2-3 सालों में, उससे जो भी वेपनरी दुनिया में है, उसे बेसिकली डंप करके, उसे यूज़ करके एक युद्ध में या युद्धों में उसे उन सारे वेपन्स को यूज़ करके नए वेपन्स बना सकते हैं। क्योंकि अब टेक्नोलॉजी में बहुत ही एडवांसमेंट है, इसलिए
जो भी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, जो भी एडवांस कंप्यूटेशनल पावर है, उसका उसका फ़ायदा उठा के अच्छे वेपन्स बना सकते हैं। इसलिए आने वाले 5 सालों में पीस नहीं, शांति नहीं, शांति के कहीं कुछ दिखावा होगा यहाँ पे, वहाँ पे कुछ दिखावा दिखावा होगा, मगर वो बहुत शॉर्ट टर्म होगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा युद्ध देखने को मिलेंगे आने वाले 5 सालों में। मिडल ईस्ट में, यूक्रेन, रशिया के बीच कुछ शांति का समझौता हो सकता है आने वाले 6 महीनों में, मगर वो शॉर्ट टर्म रहेगा। वहाँ भी कुछ आने वाले 5 सालों में कुछ युद्ध होगा, मिडल ईस्ट में होंगे और अब लगता है कि साउथ अमेरिका में होंगे और साउथ ईस्ट छ वो ताइवान, फिलीपींस उसके आस-पास वहाँ भी हो सकता है। इसलिए ये शांति का समय नहीं है, ये युद्ध का समय है और हमें पता नहीं कि ट्रम्प जी ने क्या बात की उन सारे डिफेंस डिफेंस पीपल से, मगर ये पॉसिबल है कि यूएस एक बड़े युद्ध का प्रिपरेशन कर रहा है। और एक बात है 2030 में यूएस एक महायुद्ध, यूएस और चीन के बीच में एक महायुद्ध ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल, ऑलमोस्ट इनएविटेबल 2030 में। इसलिए शायद उसके प्रिपरेशंस चालू हैं अभी। बात आप करते हैं जी। फाइनेंशियल सिस्टम को लेकर भी अक्सर बहुत सारे एक्सपर्ट्स इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स से भी हम देख रहे हैं, गीता गोपीनाथ जो आईएमएफ की चीफ एमडी हैं, उन्होंने ये सारी डेप्यूटी एमडी, आई एम सॉरी, पहले वो चीफ एडवाइजर थी। अब उन्होंने भी लिखा है वॉरेन बुफे से लेके मूडीज रिपोर्ट, जिसकी भी बात करें, एक फाइनेंशियल सिस्टम या यूएस में एक रिसेशन को लेकर बात करें। ग्लोबल अगर हम डेट की बात करते हैं तो वो 338 ट्रिलियन है और जो ग्लोबल जीडीपी है वो 110 ट्रिलियन डॉलर्स है। तो क्या फाइनेंशियल सिस्टम का होने वाला है? क्या हम पॉसिबल कोलैप्स देखेंगे? और जो यूएस डॉलर है वो कब तक रिजर्व करेंसी बना रहेगा? क्या हम डिजिटल डॉलर को आते हुए देखेंगे जो इसको क्रिप्टो को या इस पूरे सिस्टम को रिप्लेस करेगा? ये एक बात मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले 2-3 सालों में कुछ बड़ा होने वाला है। वर्ल्ड इकोनॉमी को लेके कुछ बड़ा होने वाला है। ये एक बात मैं कह दूँगा, अगर स्टेप बैक करके अगर हिस्ट्री को देखेंगे, सो 1918 में वो पैंडेमिक हुआ था, स्पेनिश स्पेनिश फ्लू और समथिंग। 1918, 1990 उस समय पे और 1930 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था। उसकी वजह से जो भी इंस्टेबिलिटी चालू हुआ वो बेसिकली बढ़ता रहा और 1930 में इकोनॉमी कोलैप्स हो गया था। और उसकी वजह से 1940 लेट 1930s 1940 1945 उस वक़्त में महायुद्ध हुआ था, दूसरा महायुद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 2। जो भी हमने तब देखा था, वो अब 2020 से 2030 को लेके इस 10 साल के समय में होने वाला है, कंप्रेस्ड बेसिकली बिकॉज़ द क्योंकि वर्ल्ड जो कनेक्टेड है, जो भी चेन रिएक्शन होगा वो क्विकली होगा अभी। इसलिए 2020 इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ 1918 और 2025 जब ये 2025 2026 1930 का इक्विवेलेंट समय है और 2020 2030 होगा 1940 का इक्विवेलेंट समय। इसलिए इस साल और दूसरे साल बहुत ही क्रिटिकल है वर्ल्ड वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए और सेकंड हाफ ऑफ 2025 में और 2026 में ये एक बड़ा रिसेशन डेफिनेटली पॉसिबल है। अभी तो स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा है। स्टॉक मार्केट को बेसिकली हेल्दी रखने में कामयाब हैं ये लोग, मगर जो भी अंडरलाइंग वीकनेसेस हैं इस मार्केट, नॉट इन द स्टॉक मार्केट, मगर लार्जर इकोनॉमी में जो भी वीकनेस हैं, वो शायद उभर के ऊपर आ जाएँगे ये आने वाले महीनों में। अगर 2026 भी खत्म हो गया विथआउट एनी टेंशन्स, तब मैं अ, त त त हम साँस ले सकते हैं। मगर 2026 के अंत होने तक ये बहुत ही नाज़ुक समय है वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। और एक बात है, जो भी यूएस अभी सुपर पावर हैं, यूएस यूएस डॉलर स्टैंडर्ड करेंसी है दुनिया भर में और हम इकोनॉमी को देखेंगे तो यूएस इकोनॉमी बहुत ही
बहुत ही बड़ा है और मिलिट्री को देखेंगे तो यूएस का मिलिट्री सबसे बलवान है। मगर ये ऐसा समय है जब यूएस के साथ वो होगा जो यूके के साथ 1940s में हुआ था। यूके अनक्वेश्चन्ड वर्ल्ड नंबर 1 था 1940s में, मगर वो सुपर पावर, वो कॉलोनी, वो बेसिकली जिसका सारी दुनिया उसके कब्जे में था। मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड वाज अंडर यूके कंट्रोल, मगर यूके बेसिकली सेकंड लेवल, मिडिल लेवल पावर बन गया था, यूएस सुपर पावर बन गया था। उस तरह के चेंजेस होंगे आने वाले 8-10 सालों में। और 2025 से 2030 का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय में मुझे ऐसा लगता है कि स्लोली जो भी इकोनॉमी में टर्बुलेंस होगा, वो यूएस को अफेक्ट कर देगा। और एक बेसिकली एक इ इस इसको इसका फ़ायदा उठा के जो भी यूएस को नीचा नीचा करना चाहते हैं, लाइक चीन और वो देश, कुछ और अल्टरनेटिव को पैदा करेंगे और लोगों का जो कॉन्फिडेंस है यूएस पे, वो विश्वास भी उठ जाएगा। इसलिए ज़रूर ये मुमकिन है आने वाले 5 सालों में कि यूएस डॉलर का जो रेन है वर्ल्ड पे, यूएस डॉलर का जो महत्व है, वो ख़त्म हो जाएगा। और मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कौन-सा करेंसी उन्हें रिप्लेस कर लेगा। ये ऐसा करेंसी हो सकता है जो अभी अभी मार्केट में है, या ये एक नया करेंसी हो सकता है और एक डिजिटल कंस्ट्रक्ट भी हो सकता है। जैसे कि अ, हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी का कुछ बढ़ावा हो रहा है आजकल। सो क्रिप्टो करेंसी भी रिप्लेस कर सकता है, मगर यूएस डॉलर और पेट्रो डॉलर का जो कब्जा है सारे वर्ल्ड पे, वो खत्म हो सकता है आने वाले 5 सालों में, शायद आने वाले 2-3 सालों में। लेकिन सर जिस तरह से गोल्ड सिल्वर को लेकर एक मार्केट में हलचल मची हुई है, लोग और इनफैक्ट सेंट्रल बैंक से लेके कंट्रीज सब सोना खरीद रहे हैं, स्टॉक मार्केट, हाँ। प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट को लेकर लोगों के बीच में बहुत कंफ्यूजन है, आम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप इस पे क्या बताएंगे? ये एक बात कह सकता हूँ कि डिफेंस में जो कंपनीज बेसिकली काम करते हैं, डिफेंस के स्टॉक्स अच्छे रहेंगे आने वाले, क्योंकि एक बात कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, आने वाले 5 सालों में शांति के झलक कहीं कभी कभी दिखला देंगे, मगर ये युद्ध का समय है और स्लोली इंक्रीज होता रहेगा ये टेंशन वर्ल्ड में। चीन चीन और यूएस के बीच में, रूस और यूएस के बीच में, जो भी, और मिडल ईस्ट के सारे देशों के बीच में, ये टेंशन्स बेसिकली उबल के ऊपर आ जाएँगे आने वाले 5 सालों में। और 2030 में एक बड़ा युद्ध ऑलमोस्ट इनेविटेबल। इसलिए डिफेंस में जो कंपनीज़ काम करते हैं, स्पेशली मॉडर्न टेक्नोलॉजी, साइबर वॉरफेयर एंड इंटीग्रेटिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, वो कंपनीज़ अच्छा करेंगे ये, वो एक बात है। और एक बात है कि जब भी युद्ध का माहौल आ जाता है, गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी अच्छा करते हैं हमेशा। इसलिए सोना और चांदी सेफ इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे। पर्टिकुलरली अगर हम सोने की बात करेंगे, तो गुरु ग्रह जो है एस्ट्रोलॉजी में, वो सोने का कारक है और अभी वो उनके उच्च राशि में आ गया है, मगर पीछे जाएगा, मगर फिर से उच्च राशि में आ जाएगा, कटक राशि में आ जाएगा अगले साल। और आने वाले 4 साल तक, जब गुरु ग्रह मिथुन में, कर्क में और सिंह जो भी उनका मित्र क्षेत्र है और कन्या में होगा, ये बहुत ही अच्छा वक़्त है सोने के लिए। सो आने वाले 3-4 साल तक कोई धोखा नहीं। अगर आप सोने पे इन्वेस्ट करेंगे, तो वो दुगना-तिगुना होता रहेगा। इसलिए सोना सेफ इन्वेस्टमेंट है, चाँदी सेफ इन्वेस्टमेंट है। और अ एंड ये एक और बात है, क्रिप्टो करेंसी, द थिंग इज़, जब भी केतु ग्रह ऐसा ग्रह है कि जो मिस्टेक्स को दिखाता है और आल्सो टेयरिंग थिंग्स अपार्ट, और नया न न कुछ नया खड़ा करने को दिखाता है। और जब भी केतु लिब्रा पे आता है, तुला राशि में आता है, तुला राशि मार्केट्स को दिखाता है। जब भी वो वहाँ आता है, तब कुछ नया आता है, नया आ सकता है। और आने वाले 6 सालों में जब भी
वो तुला से लेके मिथुन तक जाता है, उस समय में वो स्लोली बढ़ता जाता है और जब भी वो मिथुन में आता है, वो बेसिकली पीक पे उसका पीक हो जाता है। ये डिजिटल ट्रांज़ैक्शंस के साथ हुआ था, ये क्रेडिट कार्ड्स के साथ हुआ था, ये कई बार हो चुका है ये। और कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले केतु ग्रह तुला में आया था, तब भी क्रिप्टो करेंसी पॉपुलैरिटी में आया, मगर वो नहीं बढ़ा, अभी बढ़ रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5 साल तक क्रिप्टो करेंसी का हवा रहेगा। सो इसलिए क्रिप्टो करेंसी शायद आज से लेके 2028, 29, 2030 उस समय तक वो पीक पे अ, पीक को बेसिकली अ, पी उसका उसका प्राइस जो है वो बेसिकली पीक पीक मिल जाएगा उसको। ओके। इसलिए वो भी शायद सेफ इन्वेस्टमेंट है, मगर मैं इकोनॉमी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ ज्योतिष के हिसाब से कह रहा हूँ। जी। अ, हम अगर भारत की बात करते हैं तो भारत को लेकर लोग प्रधानमंत्री मोदी से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं जिसमें क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनको लोगों को हाँ। लगता है जो नहीं हो सकते थे वो हुए हैं। अब हम देखते हैं कि जो लोगों का सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि क्या भारत को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर वापस मिलेगा? और साथ-साथ क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स और हम वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स की भी बात करते हैं तो कहते हैं कि आने वाले कुछ सालों में नक्शे बदलने वाले हैं हमारे रीजन में। तो क्या आप ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के साथ तिब्बत और नेपाल भी भारत के साथ मर्ज हो सकते हैं? ये एक बात कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि 2029 अंत होने तक पीओजे के भारत में मिला होगा। पीओजे के जो है वो भारत का हिस्सा फिर से बन जाएगा 2029 के अंत होने तक, और शायद अगले साल में भी हो सकता है, मगर डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ 2029। और अगर बात रही तिब्बत की, नेपाल की, भूटान की, इन इन देशों की, ये ये डेफ़िनेटली मुमकिन है, मगर इस दशाब्द में नहीं है। ये 2030s में, जैसे मैंने कहा था, 2030 लेट 2030 और 2031 में ये एक ऐसा महायुद्ध होगा, जिस पे चीन, जो दुनिया के सबसे बड़ा पावर बनना चाहता है, वो बहुत वीक हो जाएगा, वो टूट जाएगा। और यूएस, जैसे जर्मनी के साथ हुआ था 1940s में, और यूएस जो बेसिकली अभी वर्ल्ड का सुपर पावर है, वो बेसिकली वो वीकेन हो जाएगा। न टूटेगा नहीं, मगर वीकेन हो जाएगा। इसलिए दुनिया में बहुत सारे नक्शे बदलने वाले हैं। बहुत सारे मैप्स को रीड्रा करना पड़ेगा 2030s में। तब एक नया इक्विलिब्रियम आएगा, एक नया सोच होगा दुनिया में। तब तब ये जो इन देशों की जो बात आपने की थी, तिब्बत, नेपाल, भूटान, ये सब भारत में मिल सकते हैं। इवन शायद बांग्लादेश, कुछ कुछ बर्मा के कुछ कुछ हिस्से, बेसिकली जो भी अखंड भारत था ब्रिटिश से पहले, वो बेसिकली वो अखंड भारत फिर से बन सकता है, मगर अभी नहीं। उसके बारे में सोचना भी व्यर्थ है अभी-अभी। बेसिकली फ़ोकस इंडिया का फ़ोकस रहना चाहिए मिलिट्री स्ट्रेंथ पे, साइबर वॉरफेयर पे, और एडवांस्ड माइक्रो वेपनरी पे, और इकोनॉमी को इकोनॉमी को बेसिकली बढ़ाना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमी, मिलिट्री स्ट्रेंथ, और जो भी मौलिक चीज़ें हैं लाइक एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा, उनको उनका अच्छा देखभाल करें। और जो भी मैं कह रहा हूँ अखंड भारत बनना, वो ऑर्गेनिकली हो जाएगा, वो अपने आप हो जाएगा। उसके लिए आपको कोई युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा। ये इट विल मेक सेंस, बेसिकली ये लोगों को अच्छा लगेगा, इसलिए ये होगा। जब भी एक बड़ा युद्ध होता है, तब मैप्स बदल जाते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा जब भी कोई बड़ा युद्ध होता है नक्शे बदल जाते हैं और इस तरह के दावे हमने सुने भी हैं। अब देखते हैं क्या अब इस पर क्या हो पाता है। लेकिन सर अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप के हालात बहुत ख़राब हैं। अब लोग इंतहा ये है कि अब शरिया की डिमांड सड़कों पर होने लगी है, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस जो हुआ है, उस सब से यूरोप के क्या आपको हालात नज़र आते हैं आने वाले समय में? क्या वहाँ पर कोई सिविल वॉर स्टार्ट होगी? क्योंकि अब जो लोकल्स हैं वो तो
काफ़ी एकदम से एजिटेटेड महसूस करते हैं। उनको लगता है कि उनका जो कल्चरल इन्वेजन हो गया है या फिर पूरी तरह से यूरोप जो है इस्लामाइज़्ड हो जाएगा। मेरा मानना ये है कि यूरोप के साथ यूरोप ट्रबल में है, मगर जो भी रियली उनके साथ हो रहा है, वो बेसिकली लोगों को एम्प्लीफाई करके दिखा रहा है। वहाँ कुछ गड़बड़ है, मगर इतना गड़बड़ नहीं जैसा सोशल मीडिया में और मीडिया में हमें देखने को मिल रहा है। ल आम लोग जो हैं उनका जीवन बेसिकली अभी वैसा ही है, मगर कभी क अभी-अभी त त कभी-कभी कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं और उनको बेसिकली मीडिया में एम्प्लीफाई किया जा रहा है। सो इसलिए मुझे ये डेफ़िनिटली नहीं होगा कि यूरोप इस्लामाइज़ हो जाएगा। मगर जो भी ट्रबल मेकर एलिमेंट्स हैं यूरोप में, स्पेशली इन द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, इन द लिबरल यूरोपियन कंट्रीज़, यूके, फ्रांस वगैरह, इन इन देशों में जो भी वो एलिमेंट्स हैं, वो जो जो एजिटेशन कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो भी सेंटिमेंट है आम लोगों के मन में, वो एम्प्लीफाई होगा। जो भी ये ये नैरेटिव बढ़ रहा है कि यूरोप इस्लामाइज़ हो रहा है, यूरोप में शरिया लॉ चल रहा है, ये गलत है मेरे हिसाब से, मगर ये लोगों को बेसिकली इन्फ्लुएंस करेगा। इसलिए जो भी यूरोप में मुसलमान हैं, शायद एक स्मॉल माइनॉरिटी है जो ट्रबल मेकर्स हैं, मगर मेजॉरिटी वो अपना दे वांट टू माइंड देयर बिज़नेस, वो अपना काम करना चाहेंगे, अपनी अपने फैमिली का देखभाल करना चाहेंगे और जो भी वो प्रे करते हैं, वो बेसिकली प्राइवेट में प्रे करेंगे। वो किसी को कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं। उस तरह के लोग बेसिकली सफ़र होंगे। जो भी ये ट्रबल मेकर्स हैं माइनॉरिटीज़, उनके वजह से ऑल द मॉडरेट मुस्लिम्स, मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स इन यूरोप आर आल्सो मॉडरेट एंड वो लोग बहुत ही सफ़र करेंगे। मगर एक बात कह सकता हूँ कि आने वाले आने वाले 6-7 सालों में इस्लाम के खिलाफ जो सेंटिमेंट है दुनिया में, स्पेशली यूरोप में, वो बहुत बढ़ जाएगा अनफॉर्चुनेटली। डिज़र्वडली और अनडिज़र्वडली वो बढ़ जाएगा और मेरे हिसाब से ये बेसिकली रॉन्ग नैरेटिव है, मगर वो नैरेटिव बेसिकली बढ़ता बढ़ता रहेगा और उसकी वजह से अच्छे लोगों पे भी असर पड़ेगा। मगर ये नहीं होगा कि यूरोप इस्लामाइज़ हो जाएगा, यूके इस्लामाइज़ हो जाएगा, फ्रांस इस्लामाइज़ हो जाएगा, जर्मनी इस्लामाइज़ हो जाएगा, ये नहीं होगा। उसके बहुत पहले बेसिकली लोग जाग उठेंगे और उसे रोक देंगे और अच्छे लोग बेसिकली सफ़र होंगे उसके उसकी वजह से। मगर इकॉनमी जो है यूरोप का वो सफ़र करेगा। आने वाले ये कन्फ्यूजन्स कैसे गवर्नमेंट को कैसे चलाना चाहिए क्योंकि ये जो गवर्नमेंट्स हैं यूरोप के, ये बहुत ही लेफ्ट चले गए थे, इसलिए बहुत सारा टेंशन रहेगा लेफ्ट और राइट के बीच में और कोई अच्छा स्ट्रैटेजी नहीं होगा। अगर आप भारत को देखेंगे तो अच्छा स्ट्रैटेजी है, लोग कहते हैं कि ये अल्ट्रा राइट विंग गवर्नमेंट है, मगर आप पॉलिसीज को देखेंगे, ये जस्ट नैरेटिव है। जैसे मैंने यूरोप के बारे में कहा था, लोग नैरेटिव बना देते हैं मीडिया में और सोशल मीडिया में, ये एक करेक्ट नैरेटिव नहीं है। अगर आप भारत को देखेंगे तो ये थोड़ा-सा राइट राइट है, मगर ये एक्चुअली सेंट्रिस्ट गवर्नमेंट है। जो नरेंद्र मोदी जी का गवर्नमेंट है, वो राइट नहीं है, लेफ्ट नहीं है, वो स्लाइटली राइट मगर सेंट्रिस्ट गवर्नमेंट है। वो बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जो सामाजिक न्याय के ऊपर हैं और बेसिकली वो इधर बैलेंसिंग वेल, मगर मुझे ऐसा लगता है कि यूरोप बैलेंस नहीं कर सकेगा आने वाले 5-6 सालों में। वो ऑसिलेट करते रहेगा, लेफ्ट और राइट को जाओ, लेफ्ट को जाओ, राइट को जाओ और कभी बैलेंस को नहीं फाइंड करेंगे, इसलिए इकॉनमी बहुत ही खराब रहेगा यूरोप का। जी। सर भारत की बात करते हैं तो भारत के जो दोस्त हैं, जिन मित्र देशों की हम बात करते हैं, उसमें रशिया है, इज़राइल है, फ्रांस के साथ भी कह सकते हैं कि भारत की दोस्ती हाँ, है। हाँ। अब बुरे वक़्त में जब ज़रूरत होगी, भारत के साथ कौन आने वाले समय की बात करें, भविष्य में कौन भारत का मित्र देश रहेगा और क्या वो जो मित्रता है, डीप डिफेंस कोऑपरेशन में कन्वर्ट हो पाएगी? जैसे कि हमारा ऑफ कोर्स रशिया के साथ तो है ही। तो और भविष्य में क्या?
अभी ऐसा लगता है कि रशिया अमेरिका भारत का सबसे बड़ा दोस्त है, मगर मेरा मेरा कैलकुलेशन है कि इज़राइल भारत का नंबर 1 दोस्त है। कभी कैलकुलेट नो कैलकुलेशंस, हमेशा इज़राइल भारत के साथ रहेगा। मगर यूएस लोग ऐसा मानते हैं अभी-अभी कि यूएस दोस्त था मगर फिर से दुश्मन बन गया, मगर उसे मैं मानता नहीं हूँ। जो भी हमें 2025 में देखने को मिल रहा है, ये 2025, 2026 आर वेरी क्रेज़ी टाइम्स। इस टाइम में लोग बहुत सारे ट्रायल मारेंगे, मगर ये फाइनल नहीं रहेगा। फाइनल हमको 2026 के अंत में देखने को मिलेगा। जब भी 2027, 28, 29 में ये सारे लाइन्स बेसिकली खींचे जाएँगे युद्ध के, जैसे मैंने बताया था 2020, 30 के युद्ध के लिए सारे लाइन्स, सारी रेखाएँ खींची जाएँगी, तब हमें पता चलेगा कौन किसके साथ है। मैं अभी कॉन्फिडेंस के साथ मानता हूँ कि भारत और अमेरिका जो है, भारत और यूएस जो हैं, वो दोस्त बन के रहेंगे और 2030 में वो साथ लड़ेंगे। जैसे यूके और यूके के साथ यूएस ने लड़ा था। जैसे मैंने मैंने बताया था कि आज का यूएस है, कल का यूके, 1940s का यूके। आज का चीन है, कल का जर्मनी। आज का भारत है, कल का यूएस। जैसे यूएस 1940s में यूके के साथ लड़ा था। उन्होंने यूके के खिलाफ लड़ा था इंडिपेंडेंस वॉर, मगर यूके के साथ हाथ मिला के जर्मनी और जापान के खिलाफ विश्व युद्ध लड़ा था। इसी तरह चीन के खिलाफ भारत अमेरिका के साथ विश्व युद्ध लड़ेगा। इसलिए जो भी टेंशन्स अभी देखने को मिल रहे हैं अमेरिका और भारत के बीच में, वो सारे खत्म हो जाएँगे। आने वाले महीने में भी हो सकता है, मगर डेफ़िनेटली 2026 सेकंड हाल्फ तक ये खत्म हो जाएगा। और ये भारत का बड़ा दोस्त है इज़राइल और दूसरा बड़ा दोस्त रहेगा अमेरिका आने वाले आने वाले समय में। और अभी रूस के साथ हमारा बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है। वो बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली जब चीन और यूएस के बीच में जो इकोनॉमिक टेंशन्स और मिलिट्री टेंशन्स ये बढ़ते जाएँगे आने वाले सालों में, 2027, 2028 तक, तब रूस को चुनना पड़ेगा। तब चीन बेसिकली चीन और भारत के बीच में से एक को चुनना पड़ेगा। तब अनफॉर्चुनेटली रूस चीन को चुनेगा। इसलिए भारत को स्लोली इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। मिलिट्री टेक्नोलॉजी में अ स्वतंत्रता बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट टारगेट है भारत के लिए। सो स्वतंत्र रहना चाहिए और रूस में जो डिपेंडेंसी है उसके कम करना चाहिए और अमेरिका के साथ स्लोली डोंट कंप्लीटली ट्रस्ट बट स्लोली ग्रो द पार्टनरशिप, वो स्ट्रैटेजी रहना चाहिए अमेरिका के साथ। और जो भी आज ट्रम्प कर रहे हैं ये जस्ट टेम्पररी है। ये ट्रेड डील के लिए नेगोशिएशन टैक्टिक है। ओके, लेकिन सर अगर हम अमेरिका को लेकर बात करते हैं, तो अमेरिका को लेकर भी कई सारे जो एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि अमेरिका का डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, जिस तरह के हालात हो रहे हैं, इकोनॉमिक डाउनफॉल और कई सारे स्टेट्स से इंडिपेंडेंस की आवाज़ें भी आती हैं। और डोनाल्ड ट्रम्प को लेकर भी ये बात कही जाती है कि जिस तरह से वो कदम उठा रहे हैं और जिस तरह की पॉलिसीज़ उनकी हैं, तो वो ज़्यादा समय कुर्सी पर नहीं रह पाएँगे। आप सर क्या देख पा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प जी उनका पॉपुलैरिटी और उनका दशांश चक्र जो है, जो करियर को दिखाता है, उसके हिसाब से जो दशा चलती है, उनके पंचमेश जो पावर को दिखाता है, उनकी दशा चल रही है। मगर इस दिसंबर में वो खत्म होने वाली है। सो अगला साल 2026 और 2027 आर नॉट ग्रेट टाइम फॉर हिम। इसलिए मुझे भी ऐसा नहीं लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प जी अपना टर्म खत्म कर सकेंगे। मगर जो भी डीप स्टेट उनके उनके साथ करवाना चाहता है, वो करने करने के बाद उनको निकाल के और कुछ आदमी को इंस्टॉल कर लेंगे शायद। सो मुझे ऐसा लगता है लेट 2026 में या शायद 2027 में आफ्टर द मिड टर्म इलेक्शंस 2026 नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस होंगे कांग्रेस और सेनेट के लिए। उसके बाद शायद उस इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी बहुत सफ़र करेगा ट्रम्प जी की पॉलिसीज़ की वजह से। उसको बेसिकली उसका कारण बता के उनको हटा सकते हैं।
वैंस, मस्क, ये सारे लोग बेसिकली मिलके कुछ षड्यंत्र रचा के ट्रम्प जी का जो पॉपुलैरिटी है लोगों में, उनके ही सपोर्टर्स में, मैगा में, उस पॉपुलैरिटी को मिटा के तब उन्हें बेसिकली शायद निकाल दिया जाएगा। और एक प्रेसिडेंट आ सकता है, सो शायद 2028 नवंबर तक ट्रम्प जी नहीं रहेंगे। मगर मुझे ऐसा नहीं, यूएस के चार्ट को देखे मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यूएस टूटने वाला है, यूएस हिस्सों में टूटने वाला है। यूएस एक कंट्री रहेगा, मगर सिविल वार जैसे सिचुएशंस रहेंगे, मगर कोई सिविल वार नहीं रहेगा। मगर अगर चीन, रूस और भारत जो भी दूसरे देश हैं, इस तरह का नैरेटिव बढ़ाना चाहते हैं तो ये अच्छा स्ट्रैटेजी है। जिस तरह यूएस भारत के खिलाफ ये नैरेटिव बढ़ाता है, दूसरे देशों को भी यूएस के खिलाफ ऐसा नैरेटिव बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए उनके उनके इंटरेस्ट में है। इसलिए वो नैरेटिव को बढ़ावा दे सकते हैं दूसरे देश, मगर ऑन द ग्राउंड यूएस एक साथ रहेगा। बहुत सारे टेंशन्स होंगे, मगर एक साथ रहेगा। और अ, 2028 में इलेक्शंस होंगे, और और एक प्रेसिडेंट आ जाएगा। ओके, मतलब मिड टर्म के बाद हम किसी नए प्रेसिडेंट को देखेंगे, ये कह सकते हैं। हाँ, हाँ। अ, बेसिकली आने सर वाले 4 सालों में हमें 3 प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे, आने वाले 4 सालों में। ये बड़ी बात है, शायद ये हिस्टोरिक रहेगा 4 साल में 3 हाँ, प्रेसिडेंट। सर भारत की बात करते हैं, भारत में भी कई सारे स्टेट्स में चुनाव है, हाँ, बिहार में चुनाव है। बिहार में कौन जीतने वाला है, एनडीए या फिर आरजेडी? साथ ही बंगाल में भी इलेक्शंस होंगे, तो बंगाल में क्या होने वाला है, कौन जीतेगा? क्या ममता दीदी कमजोर होंगी? उनकी कुर्सी थोड़ी सी हिलेगी, क्योंकि कई टर्म से वो बनी हुई है। और हिमंता बिस्वा शर्मा वापस से एक बार फिर से आसाम में बीजेपी को जीत दिलाएंगे। और तमिलनाडु का भी मैं पूछ लेती हूँ, तमिलनाडु में जिस तरह की एक एंटी सनातन वेव बनी हुई है, तो वो किस तरफ लेके जाएंगे ये 3-4 स्टेट्स? हाँ। पहला इलेक्शन होने वाला है बिहार में। अगर बिहार में नीतीश जी का चार्ट नहीं है हमारे पास, मगर उनका जन्म राशि पता है। सो उसके हिसाब से उनका अच्छा समय है। अगर इलेक्शंस 3-4 महीने पहले होते तो शायद हार जाते। मगर अभी गुरु जी जो मिथुन राशि से कर्क राशि में आ गए, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। और चिराग पासवान जी और तेजस्वी यादव जी के अ, चार्ट्स हैं इंटरनेट पे, और उन्हें देख के मुझे ऐसा लगता है कि और आल्सो मोदी जी के चार्ट और अमित शाह जी के चार्ट और बीजेपी के चार्ट, कांग्रेस के चार्ट, राहुल गांधी के चार्ट, ऑल दीस चार्ट्स, अवेलेबल चार्ट्स को देख के मुझे ऐसा लगता है एक बात, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इर्रेलेवेंट बन जाएगा इस इलेक्शन के बाद। राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए ये बहुत खराब वक्त है, ये इलेक्शन का नवंबर 14 का समय बहुत ही खराब है। सो कांग्रेस के लिए ये बहुत बुरा है, और बीजेपी के लिए ये बहुत अच्छा है। और मुझे ऐसा तेजस्वी यादव, उनका चार्ट राहुल गांधी जैसा खराब नहीं है, उनके लिए एवरेज वक्त है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरा प्रिडिक्शन ये है कि आरजेडी हार जाएगा और एनडीए जीत जाएगा। और माय बेस्ट असेसमेंट इज कि नीतीश जी चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे। उनको उनको कोई और रिप्लेस नहीं करेगा, मगर ये उनका आखिरी टर्म रहेगा। इस टर्म के बाद वो बेसिकली नहीं लड़ेंगे। सो और चिराग पासवान जी जो हैं, अभी तो वो शायद 30 से कम सीटों पे लड़ रहे हैं, मगर उनका चार्ट बहुत अच्छा है, उनके बहुत सारे राजयोग हैं। और 2029 2030 से के लेके उनका बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। आई थिंक 17 ईयर्स, 17 साल तक बहुत अच्छा वक्त है। इसलिए शायद वो अगले चीफ मिनिस्टर रहेंगे। अभी अभी एक छोटे पार्टी के लीडर हैं, मगर शायद नीतीश कुमार जी के बाद वो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। मगर एक बात कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि वो लंबे रेस के घोड़े हैं। उनका उनका बेस्ट अभी बाकी है, चिराग पासवान जी का। और सर तेजस्वी यादव जी जो हैं वो रेलेवेंट रहेंगे, वो बेसिकली कांग्रेस और राहुल गांधी जी की तरह बेसिकली मिट नहीं जाएंगे। वो रेलेवेंट रहेंगे बिहार की राजनीति में।
सर बंगाल का क्या होने वाला है और ममता दीदी? बंगाल ममता दीदी पिछले इलेक्शन पर मैंने जब प्रिडिक्शन किया था, मैंने प्रिडिक्शन किया था कि वो जीत जाएंगी, मगर मैंने ऐसा भी कहा था कि ये उनका आखिरी टर्म होगा और मेरा ये एक्सपेक्टेशन था कि उस टर्म के अंदर ही वो शायद निकल जाएंगी, मगर वैसा नहीं हुआ। मगर ये बहुत ही मुश्किल है कि वो फिर से जीत जाएंगी। उनका बुरा वक्त अभी चालू है, का अच्छा वक्त खत्म हो गया है, इसलिए मेरा ये मानना है कि ममता ममता जी का जो रूल है बंगाल पे, वो अभी खत्म होने वाला है। 2026 में जो इलेक्शन होगा उसमें एनडीए आ जाएगा। बीजेपी को अच्छे अच्छे नेता को चुनना है और अच्छे अलायंस को बनाना है, मगर ममता जी इज मोस्ट वनरेबल एवर। इतनी वनरेबल कभी नहीं थी, इसलिए वो बिल्कुल हटा जा सकती है। और और सर हिमंता अगर आप बिस्वा मुझे मुझे पूछेंगी तो मैं ऐसा कहूंगा कि उनको अभी हटा के प्रेसिडेंट रूल लाना चाहिए। ये समय उसके लिए बहुत ही कंड्यूसिव है। सर अगर हिमंता बिस्वा शर्मा की बात करें तो क्या आसाम में एक बार फिर से रिपीट कराएंगे जीत बीजेपी को? उनकी कुंडली मेरे पास नहीं है। इसलिए जब भी इलेक्शन के डेट अनाउंस हो जाते हैं तब उनको डेटों को लेके मोदी जी, बीजेपी उन छात्रों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के की कुंडलियों को लेके मैं प्रिडिक्शन करूंगा। अभी मुझे मुझे ओके, कॉन्फिडेंस नहीं है, उनका चार्ट नहीं है। ओके सर। सर तमिलनाडु का क्या भविष्य नज़र आ रहा है? जिस तरह के वहाँ पर एंटी सनातन सेंटिमेंट्स नज़र आ रहे हैं उसको लेकर? अनफॉर्चुनेटली तमिलनाडु में भी जो ये स्टालिन, ये लोग हैं उदयनिधि, उनकी कुंडलियाँ हमारे पास नहीं है, मगर ये कुंडली है अन्नामलई की। और उसके हिसाब से मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि ये बेसिकली ही विल बी ए राइजिंग सन। राइजिंग सन डीएमके का सिंबल है, मगर अन्नामलई तमिलनाडु का रियल राइजिंग सन रहेगा। और अगले इलेक्शन की बात मैं नहीं कर सकता हूँ, मगर उसके बाद का बेसिकली 2 टर्म्स, 2 इलेक्शन साइकिल्स में वो चीफ मिनिस्टर बन के रहेंगे और शायद एक दिन भारत के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। उस तरह का पावर है उस कुंडली में। और 2 ऐसा सर इलेक्शन बहुत विच लोग इनफैक्ट जनता ये बात बोलती है कि वो प्रधानमंत्री बनना डिज़र्व करते हैं। उस पोटेंशियल चार्ट में कभी-कभी ऐसा होता है कि काबिलियत होता है मगर अवकाश नहीं मिलता है, इसलिए बेसिकली मिट जाते हैं। मगर उनकी कुंडली में अवकाश भी है, उनकी कुंडली में वो पोटेंशियल भी है, इसलिए शायद होगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि 2030s में वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, मगर आने वाले इलेक्शंस में ये रियलिस्टिक नहीं है कि बीजेपी पावर में आ जाएगा। मगर जो परफॉर्मेंस बीजेपी का पिछले इलेक्शन में रहा, उससे बहुत बढ़ के परफॉर्मेंस निकाल देंगे। अच्छा परफॉर्मेंस लाएंगे, मगर शायद 2 इलेक्शन साइकिल लगेंगे अन्नामलई जी को चीफ मिनिस्टर बनने में। ओके। सर भारत में मैंने मोदी जी की बात की, मोदी जी ने राम मंदिर से लेके 3 तलाक और सारे वो काम कश्मीर में अगर अगर हिमाचल एक के बात कह सकता हूँ तो मैं और एक बात कहना प्लीज़, चाहता हूँ। प्लीज़, जे प्लीज़ उनकी कंटिन्यू कुंडलियाँ सर। कुंडलियाँ पता नहीं है, मगर मुझे कुछ प्रीस्ट लोगों से मुझे कॉन्फिडेंटली मालूम है कि जो करुणानिधि थे, वो हुँ। बाहर नास्तिक बन के बात करते थे, मगर कई पूजा-पाठ करवाते थे, रात को सीक्रेटली पूजा-पाठ करवाते। और शायद स्टालिन और ये लोग भी वो भा सनातन धर्म के खिलाफ बात करते हैं, मगर शायद पूजा करते हैं, भगवान माफ़ कर दो कि मैं आपके खिलाफ कुछ बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सर सही कह रहे हैं क्योंकि ये सब पॉलिटिक्स और वोट बैंक के लिए लोग करते हैं, लेकिन राजनीति। हकीकत से तो अंदर से तो दिल जो है वो वही रहेगा। दिल को आप बदल नहीं सकते। हाँ। सर भारत की मैं प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर से लेके 370, 35 और हर वो काम कर दिया जिसको हम सोच नहीं सकते थे। अब एक बड़ा मुद्दा बाकी है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। तो क्या वो भी मोदी जी कर पाएँगे इस देश में? और साथ ही जो राम मंदिर तो हो गया, लेकिन वाराणसी और मथुरा के जो मंदिर हैं, उनका क्या हल आप देख पा रहे हैं? मेरा एक्सपेक्टेशन था, अभी नहीं नहीं हुँ, हुआ है, मगर मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि तीसरे टर्म में वो बहुत हुँ, सारे एग्रेसिव डिसीजंस लेंगे और बेसिकली हुँ, बहुत फास्ट मूव मूव करेंगे। हुँ, उनका क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, मगर उसके
बावजूद वो बेसिकली बहुत सारे कठिन निर्णय लेंगे और बहुत फ़ास्ट मूव करेंगे। इसलिए अभी-अभी कुछ नहीं हुआ आगे, मगर आने वाला साल जो है सितंबर 2025 को लेके सितंबर 2026 का जो टाइम है उनका उनका नया साल है। इस साल में कुछ एग्रेसिव डिसीजंस हो सकते हैं, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने लाने के लिए अच्छा वक्त है। मेरा कैलकुलेशन है कि ये आ जाएगा। आने वाले सितंबर तक यूनिफॉर्म सिविल कोड को वो वो बेसिकली ला सकते हैं और वो कामयाब रहेगा। और अगर किसी और टफ डिसीजंस को लेना चाहते हैं, टफ लेजिस्लेशन को लाना चाहते हैं, तो सितंबर 2026 का जो वक्त है, ये बहुत ही कंड्यूसिव है। सो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए बीजेपी को। और एक बात भी कह सकता हूँ, अब लोग शायद नहीं मानेंगे, अब ऐसा नहीं लगता है, मगर मोदी जी 2029 में नहीं लड़ेंगे। वो शायद 2029 से पहले ही किसी और को बेसिकली अपना सक्सेसर बना के वो वो बेसिकली रिज़ाइन कर लेंगे, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। इसलिए जाने से पहले जो भी उनके अधूरे सपने हैं, इम्पोर्टेंट जो भी मुख्य चीज़ें हैं, वो कर देंगे आने वाले 2-3 सालों में। मगर आने वाला साल एस्ट्रोलॉजिकली वेरी कंड्यूसिव, इसलिए उन्हें फ़ास्ट मूव करना चाहिए आने वाले साल में। सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतने सारे सवालों के आपने जो प्रेडिक्शंस बताए हैं, क्योंकि जनता के बीच में बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, बहुत सारे सवाल आते हैं और आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं लोगों को बहुत पसंद आती है और आपने सभी सवालों के बहुत अच्छे से जवाब दिए, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार अमर जी, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।